मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सेकंड यूनिट EM वेव प्रोपेगेशन में सेकंड टॉपिक स्पेस वेव प्रोपेगेशन के दो सब टॉपिक्स लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस और इफ़ेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ऑब्स्टेकल्स ऑन स्पेस वेव प्रोपेगेशन इनको डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने दो टाइप के कम्युनिकेशन रेडियो वेव प्रोपेगेशन के मेथड पढ़े हैं, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और स्काई वेव प्रोपेगेशन। इन दोनों प्रोपेगेशन मेथड्स में जो फ्रिक्वेंसी रेंज है, अर्थात जब जो फ्रिक्वेंसी के रेडियो सिग्नल्स हम प्रोपेगेशंस के लिए काम में लेते हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज़ कम होती है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन में हम 30 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर 300 मेगाहर्ट्ज़ तक के सिग्नल्स, रेडियो वेव सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल्स को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं। सो इन VHF एंड UHF बैंड, डिस्पाइट large attenuation, wave travel in straight line from transmitter to receiver, and this type of propagation is called space wave propagation. तो VHF और UHF जो फ्रिक्वेंसी बैंड है, VHF का मतलब है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और UHF का मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो इन फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर जो सिग्नल्स होता है उनमें लार्ज अटेन्यूएशन होता है, और लार्ज अटेन्यूएशन होने के बावजूद भी जो रेडियो वेव है या हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर बिल्कुल सीधी लाइन में, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, गुजरती है। और इस टाइप के जो प्रोपेगेशन या कम्युनिकेशन मेथड को स्पेस वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन को हम लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन भी कहते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन का अर्थ ये हुआ कि जहाँ तक हमारी जो आईसाइट है, नज़र जो है जाती है सीधी रेखा में, वहाँ तक स्पेस वेव प्रोपेगेशन है वो संभव है, पॉसिबल है। अब स्पेस वेव प्रोपेगेशन में जो मैक्सिमम रेंज है कम्युनिकेशन की वो लाइन ऑफ साइट से लिमिटेड होती है। तो लाइन ऑफ साइट की जो रेंज है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेस वेव प्रोपेगेशन की भी अधिकतम जो परास है वह लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होती है। अब यदि हम स्पेस वेव प्रोपेगेशन में अगर हम फ्रिक्वेंसी जो हमारी कम्युनिकेशन रेंज है, यानी जहाँ तक हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको अगर हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए एक मेथड हम काम में ले सकते हैं जिसके द्वारा स्पेस वेव प्रोपेगेशन की रेंज बढ़ाई जा सकती है। वह मेथड है कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना की हाइट बढ़ाई जाए। यानी ट्रांसमीटर एंटीना की हाइट अगर हम बढ़ाएंगे तो भी रेंज बढ़ जाएगी, या हम रिसीवर एंटीना की हाइट बढ़ाएं तो भी हमारी रेंज बढ़ सकती है, या हम दोनों की हाइट बढ़ाएं तो भी हम जो है इसकी रेंज है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो लाइन ऑफ साइट की जो गणना करनी है उसके लिए हम एक ये डायग्राम कंसिडर करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में जो ये कर्व्ड पार्ट है, जो वक्र भाग दिखाया गया चित्र में, यह पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर हम दो स्थानों पर, एक स्थान है A जहाँ पर हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना लगाया हुआ है, दूसरा स्थान है C जहाँ पर हमने रिसीविंग एंटीना लगाया हुआ है, और B वह बिंदु है जहाँ से लाइन ऑफ साइट पृथ्वी पर जस्ट टच करते हुए ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग एंटीना की तरफ जाती है। अब पृथ्वी के केंद्र से अगर हम इस ट्रांसमिटिंग एंटीना को एक सीधी रेखा में ज्वाइन करें तो ये जो पृथ्वी की सतह से जो केंद्र की जो दूरी है वो पृथ्वी की त्रिज्या होगी, जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया है।
इसी प्रकार से पृथ्वी के केंद्र से अगर हम बी को मिलाएं तो भी इसका मान भी आर होगा, और पृथ्वी के केंद्र से अगर हम सी को मिलाएं तो इसका मान भी आर होगा। तो अब सी पॉइंट पर जो एंटीना की हाइट है रिसीविंग एंटीना की वो एच आर है, और ए पॉइंट पर जो हमने एंटीना लगाया हुआ है वो एच टी, वो ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है। अब हम ए और बी के मध्य की लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, अगर एंटीना का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे अगर हम बी को ज्वाइन करें और बी को हम रिसीविंग एंटीना के टॉप मोस्ट पॉइंट से ज्वाइन करें तो एक सीधी रेखा ए सी में प्राप्त होती है। ये जो सीधी रेखा ए सी है यही लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस है जिसकी हमें गणना करनी है। अब लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस की गणना करने के लिए हम ए और बी की दूरी को d1 तथा बी से सी की दूरी को d2 से डिनोट करते हैं, मार्क करते हैं। तो ए बी हमारा d1 हो गया और बी सी d2 हो गया। अगर हम इस केंद्र को O माने तो पृथ्वी के केंद्र को O मानने पर ये ए बी और O एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाता है, इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। और इसी तरह से सी बी ओ ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनता है। तो ए बी ओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ए बी ओ जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमें जो d1 प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा d1 वुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द हाइपोटेनियस माइनस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। तो हमें बेस जो है ए बी इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो अगर हम कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा दें और उसका वर्गमूल ले लें तो हमें आधार प्राप्त होता है, और यहाँ पर आधार का मान ए बी d1 है। इसी प्रकार से हम दूसरे त्रिभुज में भी ये थ्योरम लगा सकते हैं सी बी ओ में। तो उसमें भी d2 का मान स्क्वायर रूट ऑफ एच आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। यहाँ पर हमने एच टी प्लस आर क्यों लिया है और एच आर प्लस आर इसलिए लिया है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से ए जो पॉइंट है उसकी दूरी एच टी प्लस आर होगी। तो एच टी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसको हल करने पर एच टी प्लस आर का जो होल स्क्वायर है उसको अगर हम ओपन करें, खोलें, तो आएगा एच टी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस 2HTR। तो एक आर स्क्वायर जो है वो माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा एच टी का स्क्वायर प्लस 2HTR का स्क्वायर रूट। तो ये मान d1 का होगा। इसी प्रकार से d2 का मान भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच आर स्क्वायर प्लस 2HR आर का स्क्वायर रूट। अब अगर इसको हम हल करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो हमारा कुल दूरी जो है वो d का मान एच डी स्क्वायर प्लस 2R एच टी का स्क्वायर रूट प्लस HR स्क्वायर प्लस 2R HR का स्क्वायर रूट होगा। अगर हम ये माने कि एंटीना की जो हाइट है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, सो R इज मच ग्रेटर देन एच टी कोमा HR, देन वी कैन नेग्लेक्ट दी फर्स्ट टर्म्स एच टी स्क्वायर एंड HR स्क्वायर। सो वी हैव ओनली 2 टर्म्स लेफ्ट। इसके बाद में हमें 2 ही इसमें टर्म्स मिलेंगी। इसमें से 2R का वर्गमूल जब हम कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2R इज कॉमन, तो पीछे अंदर ब्रैकेट में रहेगा एच टी का स्क्वायर रूट प्लस HR का स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमने एच टी और HR ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना की हाइट्स हैं मीटर में, और पृथ्वी की त्रिज्या का मान अगर हम रखें 6370 × 10⁻³ मीटर, लगभग 63 से 70 किलोमीटर के आसपास होता है पृथ्वी की त्रिज्या। उसका मान रखने पर हमें फाइनली डी का जो मान प्राप्त होता है वो होता है 3.57 ब्रैकेट में एच टी का स्क्वायर रूट प्लस HR का स्क्वायर रूट, ये किलोमीटर में मान है। तो ये जो डी है वो हमारी लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस है जहाँ तक हम स्पेस वे कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेस वे प्रोपेगेशन जो है परफॉर्म होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ऑब्स्टेकल्स। नाउ ड्यू टू द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ ऑफ डायरेक्ट एंड ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स रिड्यूसेस द सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीविंग पॉइंट। अब रिसीविंग पॉइंट पर, प्राप्ति स्थान पर, जहाँ पर सिग्नल जो हमें 2 तरह से प्राप्त होते हैं, एक तो हमारा डायरेक्ट सिग्नल आता है और एक ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास में पहुँचता है। तो रिसीवर पर ये जो 2 सिग्नल है, due to the reflection at the ground takes place at the spherical point, so reflected wave is diverged and weaker at the receiver. This tends to increase the total space wave at the receiving point.
तो अब क्या होता है कि रिसीविंग पॉइंट पर दो सिग्नल्स मिलते हैं और ये दोनों सिग्नल मिलके एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, और ये दोनों जो है बोथ अबव इफेक्ट्स आर ऑपोजिट एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब इसका ऑब्स्टेकल का जो इफेक्ट है वो ये होगा कि ओनली वीक रिफ्लेक्टेड वेव इज रिसीव्ड डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हिल, एंड इन सेकंड केस बोथ डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज रिसीव्ड। इन केस ऑफ both direct and reflected wave is received in case of the second case, और फर्स्ट केस में ओनली वीक रिफ्लेक्टेड वेव इज। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं और एटमॉस्फेयर का प्रभाव है वो भी इसको प्रभावित करता है।